स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर खास कार्यक्रम विचार विमर्श। मैं हूं मोनालिसा। आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस के इस अवसर पर आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। धनतेरस पर देवों के कोषाध्यक्ष कुबेर देव की पूजा की जाती है और दीपावली पर धन की देवी मां लक्ष्मी की। और ये दोनों ही अवसर धन संबंधी उपायों के लिए स्वयं सिद्ध मुहूर्त माने जाते हैं। तो इस अवसर पर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास विषय पर, ऐसा विषय जो स्वयं ही धन संपत्ति का पर्याय है। जी हां, आज का हमारा विषय है मोती की खेती। इन दिनों किसान कई तरह के तौर तरीके अपना रहे हैं अब व्यावसायिक लाभ के लिए। जो पारंपरिक फसलें हैं, गेहूं, धान, दलहन, इनकी खेती तो किसान करते ही हैं, लेकिन इसके साथ ही अपनाने लगे हैं कई और तरीके, जैसे सजावटी फूलों की खेती करते हैं, फलों के बाग लगाते हैं। इसके साथ ही मछली पालन, पशु पालन, मधुमक्खी पालन, ऐसे व्यवसाय भी अपनाने लगे हैं। और इन्हीं में से एक व्यवसाय ऐसा है जिससे काफी ज्यादा व्यावसायिक लाभ किसानों को हो सकता है, और वो है मोती की खेती। जी हाँ, हैरानी की बात है, मोती की खेती की जा सकती है। तो किस प्रकार की जा सकती है मोती की खेती और इससे कितना लाभ है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। जी हाँ, रिपोर्ट देखी आपने और देखा कि किस तरह से व्यावसायिक लाभ है मोती की खेती से। इसके कई पहलुओं हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कई खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ मौजूद है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सीफा जो इंस्टीट्यूट है उसके निदेशक पी जयशंकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम मोती की खेती के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके पहलू है, कितना लाभ है इसके बारे में। और इसके साथ ही सफल उद्यमी डॉक्टर नीना सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आप इस उद्यम से जुड़ी हैं और कितना फायदा हो रहा है किसानों को, अपने अनुभव के बारे में भी आपसे हम पूछेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और इसके साथ ही हमारे साथ भुवनेश्वर के सीफा इंस्टीट्यूट से डॉक्टर शैलेश सौरभ भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह से मोती ये तैयार किया जाता है और कैसे खेती करना चाहिए, इसके बारे में हम आपसे जानकारी लेंगे। साथ ही श्वेता प्रधान जी, आप भी इस इंस्टीट्यूट से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। किस तरह की परेशानियां किसानों को होती है
है और कुछ देखभाल करने के टिप्स वगैरह जरूर हम आपसे इस कार्यक्रम के दौरान लेंगे। तो इस तरह से आज के हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मोती की खेती के बारे में। तो आइए सबसे पहले डॉक्टर पी जयशंकर जी से पूछते हैं। जयशंकर जी, सुनने में हैरानी होती है कि मोती की खेती भी क्या की जा सकती है, क्योंकि हमने अब तक यही जाना है कि समुद्र में तैयार होता है मोती। तो क्या किसान खुद भी मोती की खेती कर सकते हैं और कितना इससे लाभ जुड़ा हुआ है, हमें बताएं। हाँ, इसमें हैरान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, मगर इसको पहले मैं दो शब्द बताना चाहता हूँ सिफा के बारे में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक संस्थान है सिफा, उसकी मेजर मैंडेट्स होता है रिसर्च, एक्सटेंशन, ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी सर्विस में हम बहुत कोशिश कर रहा है। और किसानों के लिए हम बहुत सारा तकनीकों की प्रजनन करता है। तो ये मोती के बात आप कर रहा है, ये एक मीठा जल सीपी से होता है। किसान का किस तरह से रुझान इसमें देखा इसको जा रहा है? अच्छे तरह से प्रशिक्षण करने से आपको कम से कम 3 या 4 लाख आपको एक साल में लाभ मिलता है, नेट प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि आप अगर 1 एकड़ में इसकी खेती करेगा तो कम से कम 25,000 जो सीपी की यूज करेगा तो आपको कम से कम 3 या 4 लाख रुपया का ही प्रॉफिट हो जाएगा। जी, तो आइए नीना जी से ये जानते हैं कि आप किस तरह से इस व्यवसाय से जुड़ी और कितना लाभ है इस व्यवसाय में, संभावनाएं किस तरह की हैं? मैं पहले तो गवर्नमेंट सर्विस में थी। अच्छा। फिर बाद में आई रिजाइंड एंड फिर इसमें लग गई। मोती की खेती मुझे बहुत पहले से ही मन था, फिर मैं शुरू की। तो आप इस्तीफा देकर इसमें जुड़ी हैं तो जरूर इसमें लाभ नजर आया होगा आपको। बिल्कुल, वो तो है, एक शौक भी थी। काफी साल से मैं नौकरी कर रही हूँ, फिर मैं सोची कुछ खुद करते हैं। फिर उसके बाद मैं इस मोती की खेती में आ गई। एंड पहले तो ये प्रशिक्षण तो पूरा आपको चाहिए एंड उसके बाद आपको एक पहले में कभी आपको लाभ नहीं होगी। क्योंकि आपको पूरा फुल ट्रेनिंग होगा, आप तो सीख के आ जाओगे। लेकिन फील्ड में पूरा अलग होती है। फील्ड में खुद अपना स्किल डेवलपमेंट करना पड़ता है, खुद करना पड़ता है। जो भी श्रम करता है डेफिनेटली उसके बाद ही उसको फल मिलता है। बिल्कुल। एंड मुनाफा तो उसके बाद ही आपको दिखेगा जी। पहले लेकिन आपको थोड़ा इसमें पेशेंस चाहिए। अच्छा, धैर्य रखना पड़ेगा मोती की खेती अगर करना चाहते हैं तो, और धीरे धीरे उससे मुनाफा मिलता जाएगा। शैलेश जी, यहाँ पर आप हमें समझाएं कि किस तरह के किसान हैं जो मोती की खेती कर सकते हैं। जैसा कि बताया नीना जी ने कि पहले थोड़े से धैर्य की आवश्यकता होती है, यानी बिल्कुल शुरुआती स्तर पर ही आय तो नहीं होगी। तो किस तरह के किसान हैं जो ये खेती कर सकते हैं? इनमें किसानों के लिए ये है कि वो इमीडिएट जो है सो वो उन लोग को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ठीक है। उनको जो है सो थोड़ा सीखना पड़ेगा। ये एक स्किलफुल टेक्नोलॉजी है जी। और इसमें जो है सो कोई भी किसान, अनपढ़ किसान भी इनको सीखने के बाद वो कर सकते हैं। ये नहीं कि इनको बहुत सा कौशल की जरूरत है जी, स्किल डेवलपमेंट है। और वो स्किल हम लोग सिफा की तरफ से हम लोग 7 से 8 दिन का ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। और उसमें हम A to Z सभी चीज सिखाते हैं। कैसे आपको न्यूक्लियस बनाना है, कैसे इम्प्लांटेशन करना है, कैसे तालाब में खेती करेंगे जी। तो उसके बाद कैसे उसका संवर्धन करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे। उपज को आपको 1 साल या 1.5 साल इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद उसको निकालना है। निकालने के बाद फिर आपको वैल्यू एडिशन है जी, और वो सब भी हम सभी सिखाते हैं प्रशिक्षण के दौरान। तो श्वेता जी, जैसे कि बता रहे हैं कि तालाब में ये जो मीठा जल मोती है उसे तैयार किया जा सकता है, आय के लिए भी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो क्या विविधीकरण के तौर पर इसे अपनाए किसान, और क्या जिस तालाब में मोती की खेती कर रहे हैं उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं, ताकि जो आय है वो किसानों को किसी न किसी प्रकार से होता रहे? जी। कर सकते हैं। तालाब में मोती पालन मछली पालन के साथ हो सकता है, ताकि मछली पालन तो जल्दी 1 साल के अंदर हो जाता है, लेकिन जो मोती का पालन उसको 1 से 1.5 साल लगता है। इसीलिए उसी टाइम में अगर आप मछली पालन के साथ साथ मोती पालन करेंगे तो मोती अपनी तरह होती रहेगी और उसके साथ साथ मछली भी आप आमदनी कर सकते हैं। जी। इसके साथ ही हमें बताएं कि वो कौन कौन से इलाके हैं जो अच्छे हैं, उपयुक्त हैं मोती की खेती के लिए, किस तरह के तापमान वगैरह की जरूरत पड़ती है? मोती की खेती के लिए हम तो हमारा
मीठा जल के ऊपर ही हम काम करते हैं, तो मीठा जल के हिसाब से जिस जगह मीठा जल की मतलब अवेलेबिलिटी है उस जगह हम कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर तालाब में हम कर रहे हैं तो उसका तापमान ऐसे 27 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और pH 7 to 8.5 होना चाहिए। उस हिसाब से उसका हम पालन कर सकते हैं मोती उस तालाब में। जहाँ मछली हो सकता है वहाँ मोती हो सकती है। जी, यानी कि और बार बार ये बात सामने आ रही है कि प्रशिक्षण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसमें। तो हमें बताएं कि किस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, सीफा के बारे में ही हमें बताएं कि किसानों को कितने दिन का प्रशिक्षण लेना पड़ेगा अगर वो ये व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। हमारे सीफा में अभी प्रशिक्षण कार्यक्रम एक 5 दिन का मॉड्यूल हमने बनाया है जी, और हर साल हम मैक्सिमम 2 या 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम कर सकता है। ठीक है। दुर्भाग्यवश हमारा जो इनटेक कैपेसिटी सिर्फ 12 है, एक प्रोग्राम है, मगर हमको प्रतिदिन शायद 300-400 एप्लीकेशन मिल जा रहा है, तो इसकी डिमांड इतना काफी है। तो हमने यानी सोच रहा है कि किसानों की दिलचस्पी इस ओर बढ़ने लगी है। ज्यादा है जी जी, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो साथियों ने बताया कि पहले साल में आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा, मगर दूसरा साल और तीसरा साल से आपको कम से कम 1 या 3 लाख नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा एक तरीका है। बिल्कुल। क्या ये प्रशिक्षण लेने के लिए कुछ शुल्क भी देना पड़ता है किसानों को? नो, इससे ज़्यादा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ अभी 6,000 रुपये हम चार्ज कर रहा है एक कार्यक्रम के लिए। कोई किसान लोगों को भी कर सकता है। जी जी। मगर इसमें एक ध्यान देना है कि ये बहुत फोकस्ड होकर हमको काम करना है, क्योंकि ये मछली पालन से मोती पालन थोड़ा अलग होता है। जी बिल्कुल। इसमें बहुत सारा स्किल की जरूरत है, तो इसीलिए हमको एकदम ध्यान दे के काम करना पड़ता है। जी। नीना जी, हमें ये बताएं कि जो मोती के व्यवसाय से, मोती की खेती के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, शुरुआती लागत इसमें किस तरह की आती है और मुनाफा कैसा रहता है? एक्चुअली शुरुआती तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकली प्रॉब्लम होगी। अच्छा। फिर लेकिन एक बात, एक क्रॉप आ जाने के बाद उसके बाद आप पीछे शायद नहीं देखेंगे कभी। लेकिन उसके लिए एक्चुअली धैर्य और वो प्रशिक्षण हर चीज की मायने रहती है। उसकी स्किल डेवलपमेंट में बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। जी। उसके बहुत फैक्टर्स है, जैसे कि उसके मोती का वो न्यूक्लियस बनाना जो अंदर डालते हैं, जो सिप्पी के अंदर, ठीक है, वो एक कला होती है। एंड उसको जो अब हम रोपण प्रत्योरोपण करते हैं, वो एक सबसे बड़ी है। अच्छा। और इसके बाद हमारे जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, मतलब ऑपरेट तो हम कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर मरते हैं उसके बाद 10-15 दिन के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा सिपी मर जाते हैं। जैसे कि आईसीयू हम लोग पेशेंट को जैसे ऑपरेट करके आईसीयू में रखते हैं, पूरा ध्यान देते हैं, जी। ठीक उसी तरफ हमें मोती को भी विशेष ध्यान, देखभाल की जरूरत इसमें पड़ती वो है। 15 दिन पूरा क्रिटिकल होती है। जी। अगर आप एक बार उसको अच्छे से उस पीरियड में देख लो तो उसके बाद उसकी मतलब और मौत नहीं होती है सिप्पी, नहीं तो वो उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और वही है बहुत क्रूशियल पीरियड। जी जी। अब मुझे ये भी बताएं कि जो मोती है जो प्राकृतिक तौर पर तैयार होती है और जो इस तरह से तैयार की जाती है मोती की खेती करके, क्या उनमें गुणवत्ता में कोई अंतर होता है और बाजार भाव में क्या कुछ अंतर हो जाता है इसमें? हाँ, प्राकृतिक तौर की रूप में जो हमें मिलती है वो बहुत रेयर है, ठीक है, बहुत ही कम मिलते हैं, क्योंकि कुछ कण उसके अंदर घुस जाते हैं एंड उनकी कोई शेप नहीं होती है, ठीक है, वो इरेगुलर होती है। लेकिन उसके मतलब ये क्या है, हमको पता है 1-1.5 साल में हो जाती है, तो इसके ऊपर जो परत या कोटिंग जिसको हम बोलते हैं, जो नेकर कोटिंग है, इसको अराउंड 6 mm मतलब हो जाती है। लेकिन प्राकृतिक में भी सालों साल भी रहकर उसका चमक और ज्यादा होता है जी। एंड इसको भी आप रख सकते हो। अब जितना ज्यादा पीरियड आप कल्चर करोगे उतना अच्छा उसकी चमक होगी जी। ये और एक चीज है, वाइटल है। हम इनकम करने के चक्कर में जल्दी जल्दी हम निकाल देते हैं सिपी, अच्छा। 1.5 साल के अंदर में जी। लेकिन उसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब जितना ज्यादा पीरियड वो रहे जी। ताकि उसकी जो वो परत होती है, नेकर सिक्रेशन होती है, वो उसकी लस्टर और भी बढ़ती जाती है। अच्छा, चमक बढ़ती जाती है जैसे जैसे ज्यादा दिनों तक उसे रखा जाए। बिल्कुल जी। तो उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू उस तरफ से बढ़ती रहती है जी। और अगर आप जल्दीबाजी में करोगे तो उसकी बहुत थिन है, वो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती। जी। जयशंकर जी, यहाँ पर मैं मोती की खेती की संभावनाओं के बारे में और समझना चाहूंगी कि कितनी इसकी मांग बाजार में है, क्या आपूर्ति उस तरह से हो पा रही है, यानी कि जो किसान है क्या उनके पास ये संभावनाएं हैं कि अगर वो बड़े पैमाने पर मोती
मोती की खेती करें तो उन्हें अच्छे भाव मिल जाएंगे? अच्छा, इसमें मैं पहले बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमको ये सोचना है कि इतना आसानी नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो मछली पालन हम करता है, झींगा मछली पालन करता है, इसकी तरफ इतना आसानी नहीं है, मगर आपको अच्छा से आपको प्रशिक्षण मिलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी पहले साल में और दूसरा साल में आपको थोड़ा सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, मगर रिस्क लेने से भी आप पीछे मत देखेगा, आगे ही जाएगा। और मैंने बताया कि आपको 1 एकड़ में हम एक एस्टिमेट किया है, 1 एकड़ में आपने एक मोती पालन खेती का शुरू करेगा तो कम से कम 25,000 मोती से आप शुरू करने से हमने एक कैलकुलेशन किया है कि आपको कम से कम 3 से 4 लाख रुपया तक आपको फायदा मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा जी। तो ये एक अट्रैक्टिव चीज होता है। बिल्कुल, यानी कि अच्छा फायदा चाहिए तो उसके लिए थोड़ा धैर्य भी रखना पड़ेगा, प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता होती है, तो उस धैर्य के साथ, लगन के साथ प्रशिक्षण ले और उसके बाद मोती की खेती अगर आप शुरू करेंगे तो फिर पीछे मुड़ के देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और इसके और अलग अलग पहलुओं पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। मौसम की आंख मिचौली में कैसे जीते किसान, क्या नया करने से होगी खेती फायदेमंद और आसान। जाने माने कृषि वैज्ञानिक रोज आपको बताएं इस मौसम में कौन सी फसल कैसे लगाएं, कैसे बढ़ाएं। कौन कीट है दुश्मन फसल का, कौन है खेती का मित्र। वैज्ञानिक सोच के रंगों से लहलहाए खेती का चित्र। मौसम खबर देखें रोजाना सुबह 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़। खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श। विचार विमर्श में आज का विषय है मोती की खेती। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि किस तरह से थोड़े से धैर्य और लगन के साथ मोती की खेती की जा सकती है, जिससे काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इस पर हम आगे भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। मोती की खेती के लिए सबसे अनुकूल मौसम शरद ऋतु यानी अक्टूबर से दिसंबर तक का समय माना जाता है। कम से कम 10 गुणा 10 फुट या बड़े आकार के तालाब में मोतियों की खेती की जा सकती है। मोती संवर्धन के लिए 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 2500 सीप से मोती पैदा किए जा सकते हैं। मोती की खेती शुरू करने के लिए किसान को पहले तालाब, नदी आदि से सीपों को इकट्ठा करना होता है या फिर इन्हें खरीदा भी जा सकता है। इसके बाद हर सीप में छोटी सी शल्य क्रिया के बाद सीप के अंदर 4 से 6 मिलीलीटर व्यास वाले साधारण या डिजाइनर आकृति डाली जाती है। फिर सीप को बंद किया जाता है। इन सीपों को नायलॉन बैग में 10 दिनों तक एंटीबायोटिक और प्राकृतिक चारे पर रखा जाता है। इसके लिए इन्हें नायलॉन बैगों में रखकर 2 सीप प्रति बैग बांस या पीवीसी की पाइप से लटकाएं और तालाब में 1 मीटर की गहराई पर छोड़ दें। अंदर से निकलने वाला पदार्थ नाभिक के चारों ओर जमने लगता है, जो आखिर में मोती का रूप लेता है। लगभग 8 से 10 महीने बाद सीप को चीरकर मोती निकाल लें।
सूखे और अकाल की मार झेल रहे किसानों और बेरोजगार छात्र छात्राओं के लिए मीठे पानी में मोती की खेती करना फायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ, तो रिपोर्ट में आपने मोती की खेती के बारे में देखा कि तैयार मोती किस तरह से होता है और इसे अब हम स्टूडियो में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सीप के बारे में। जयशंकर जी, बिना सीप के तो मोती तैयार नहीं हो सकती, तो ये बताएं कि किसान सीप की व्यवस्था किस तरह करें। एक्चुअली ये मोती के जो सीप है ये तो आपको मिलेगा, जो नदियों से मिलेगा और तालाब से मिलेगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि ये मीठा जल की जो सीपी है। और इसके और एक चीज होता है, इसकी जो आपकी जो मोती बनाता है उसकी क्वालिटी डिपेंड करता है जो शेल के अंदर में जो मदर ऑफ पर्ल्स बोल के एक लेयर है। अच्छा। इसमें क्या लस्टर है, इसमें क्या रंग है, अच्छा। उसकी वजह से आपको मोती अच्छा, यानी कि अलग अलग रंग के मोती जो हम देखते हैं वो सीप के अंदर के रंग पर वो रंग निर्धारित होता है। सही बात। बिल्कुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये मोती तैयार होता है। मैं चाहूंगी कि श्वेता जी आप हमें बताएं और न्यूक्लियस के बारे में बताएं, जिसे कि जो सीप है उसमें डाला जाता है, कैसे तैयार वो होता है। मोती पालन के मोती संवर्धन में सबसे जरूरी होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस ये मोती पालन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो ये न्यूक्लियस हम बनाते हैं और न्यूक्लियस डिपेंड करता है डिफरेंट, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे ये गैर विषैला, यानी इसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस ही नहीं बनना चाहिए। अच्छा। ताकि अगर कोई ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस से बनेगा उसको हम प्रत्यारोपण अगर कर देते हैं तो सीप की जान जा सकती है। अच्छा। इसीलिए वो जैव संगत यानी बायोकम्पेटिबल होना चाहिए। फिर इसका हार्डनेस जो बोलते हैं जिसका, वो 3 से 4 होना चाहिए। और ये सब लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स, जैसे मतलब यानी कि किसान खुद तैयार कर सकता है। खुद तैयार कर सकता है। और यहाँ पे अलग अलग ये जो हम देख रहे हैं, ये जो मोती हम का जो न्यूक्लियस बना रहे हैं, ये 2 तरीका का होता है। ये तो एक पाउडर और एक लिक्विड लेके हम बनाते हैं। और दूसरी ये होता है सेल पाउडर, मतलब ये जो सीप है इसी के सेल से ही ये बना है। मतलब इसको क्या करते हैं, हम इसको अच्छे से साफ करके धो देते हैं। धोने के बाद उसको ब्लीचिंग पाउडर में जो 10% क्लोरीन रहता है उसको में 24 आवर्स से 48 आवर्स तक रखते हैं। अच्छा। तो इसके ऊपर का लेयर जो 2 दिन रखने के बाद ये ऊपर पूरा साफ हो जाता है। फिर उसको हम ग्राइंडर में लेके इसको छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंडर में उसको ग्राइंड करते हैं। फिर अच्छे से मतलब फाइन क्लॉथ जैसे मतलब मुस्लिन जैसे उसमें सीप के हिसाब से उसको उस पाउडर को निकालते हैं। उस पाउडर को हम लेके उसको अरल्डाइट मतलब ऐसे आटा के साथ, गम के साथ उसको मिला के ये वाला ये बनता है। और ये राउंड न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये भी राउंड न्यूक्लियस है, हाँ गोलाकार है। ये सब ये सेल पाउडर से बना है। और ये जो दूसरे तरीका के जो डिजाइनर न्यूक्लियस बोल रहे हैं हम, ये डिजाइनर न्यूक्लियस ये डाई से, ये जिस प्रकार का डाई लेंगे उस प्रकार का डिजाइनर न्यूक्लियस हो गया। सांचा वहां पे बना हुआ है, ये उसका छांच है, सांचा है। जैसे जिस प्रकार का वो शेप होगा उस प्रकार का न्यूक्लियस हम बनाएंगे। मैं चाहूंगी कि ये सांचा अब जरा दिखाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह के ये सांचे हैं और ये न्यूक्लियस किस तरह के तैयार होते हैं। ये हमारा जी, यानी अलग अलग आकार, अलग अलग आकार के ये डिजाइनर न्यूक्लियस के लिए। और जिस प्रकार का डिजाइनर न्यूक्लियस हम उसके मोती के मतलब सीप के ऊपर डालेंगे, उसी प्रकार का मोती हमें मिलेगा। ये हमारा कल्चर पल जो है उसी में ये सबसे जरूरी, मतलब हम जो मनचाहा मतलब निकाल सकते हैं। बिल्कुल जी। तो ये तो आकार के बारे में आपने हमें बता दिया। अब न्यूक्लियस तैयार कैसे होता है ये हमें न्यूक्लियस ये जो पाउडर लेंगे, ये 1:1 रेशियो में हम बनाते हैं। ये पाउडर और लिक्विड दोनों लेके इसको हम मिलाते हैं। जी, ठीक है। इस तरीके से ये न्यूक्लियस तैयार हो जाता है। ये हो गया। लिक्विड को हम अच्छे से ऐसे बनाएंगे। बनाने के बाद ये जो डाई होता है इसमें हम थोड़ा तेल देके रखे होते हैं ताकि ये इजी से निकल जाएगा। जी, इस बॉटल को मैं जरा सा हटा दूं ताकि देख पाए हमारे दर्शक कि आप किस तरह से ऐसे डिफरेंट शेप का हम ऐसे जी ये बनाते हैं। इसके ऊपर हम डाल दिए। ये 4 से 5 मिनट लगता है सूखने के लिए, थोड़ा बस 4 से 5 मिनट लगेगा, सूखेगा थोड़ा। उसके बाद उसको हम ये सूख जाने के बाद इसको हम प्रेस करके उल्टा कर देते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा सूखने के लिए। अच्छा। फिर उसके बाद हम इसको इस टाइप का ये डिफरेंट शेप का आ जाएगा। आने के बाद ये इसका शेप थोड़ा ये होता है, इसके लिए हम इसको प्लायर से काटते हैं, काट के इसका साइज लेते हैं। अच्छा। इस साइज का बन जाएगा। फिर इसको पूरा राउंड शेप यानी स्क्वायर शेप जो शेप देना चाहेंगे उस हिसाब से हम इसको इसमें घिस के ऐसे इसका मतलब पॉलिश करते हैं। फिर ये न्यूक्लियस जो बन जाता है फिर हम सीप के ऊपर प्रत्यारोपण करते हैं। अच्छा,
तो ये पूरा तरीका हुआ हाँ, एक न्यूक्लियस बनाने का। तैयार करने का। ये हो गया, फिर इसको हम ऐसे प्रेस करके ऐसे रखेंगे, ये थोड़ी देर लगेगा सूखने के लिए, फिर इसको निकालने के बाद हम ऐसे ब्लेड से उसको निकाल लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से न्यूक्लियस तैयार हो गया। शैलेश जी, अब हमें अगले चरण के बारे में बताएं कि अब ये न्यूक्लियस जो है उसे सीप में किस तरह से प्रत्यार्पित किया जाता है। ये हमारा सीपी है, लेमिलिडेंस मार्जिनलिस इसको बोलते हैं, मीठा जल सीपी है। इसमें जो भारत में है सबसे बढ़िया क्वालिटी का आपका मीठा पानी का मोती तैयार होगी। अच्छा, तो ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? ये आपको नदियों तालाबों में ये मिल कहीं जाएगी, भी, कहीं भी। ठीक। और न्यूक्लियस बनाने के बाद हमको इसमें सर्जरी करना पड़ता है जी। उसके लिए ये आपका सेल ओपनर है, ये फॉरसेप है एंड ठीक है, ये स्पैचुला है। ये 3 चीज लगती है इसमें। इसको आप सावधानी पूर्वक खोलें। इसमें खोलने का ये एक तरीका है, उसको आप उस तरीके से खोलने से आपको कुछ इंजरी नहीं होगी। अच्छा, तो ठीक है, इस मतलब ढंग ये से कुछ सावधानियां हैं जो बरतनी है। चाहिए। ठीक है। और इसमें एक चीज और है, ये आप मैक्सिमम 1 सेंटीमीटर तक ही खोले। अच्छा, ज्यादा खोलने से वो आपका इंजूरी जो सीपी है उसको इंजूरी हो जाएगी। अच्छा, तो बर्बाद हो सकता है। हाँ, उससे बर्बाद ये हो सीप। सकता है। ठीक है। ऐसे ऐसे इसमें डाल के इसको सेल ओपनर की सहायता से जी, इधर लॉक करने का है। ये आपके अनुसार आप जिसमें कंफर्टेबल है उसमें लॉक कीजिए। अच्छा, उतनी जगह उसमें बनाई गई है। ठीक है। उसके बाद इधर एक मेंटल टिश्यू है, इसको धीरे से अच्छा, इसको एक कैविटी बनाए, इसको मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन बोलते हैं। मैंने एक जगह तैयार की गई है ताकि उसमें जो न्यूक्लियस है उसे डाला ये जाए। आपका न्यूक्लियस है। ठीक है। इसको आप फॉरसेप की सहायता से इसको सावधानी पूर्वक सीपी में डालें। ठीक। और डाल के जो न्यूक्लियस है उसको अंदर की ओर ढकेले जिससे आपका रिजेक्शन नहीं हो। जी, ठीक है। इसको बंद कर दिए। ये 1 साइड है, दूसरे साइड भी आप इम्प्लांटेशन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे पलट यानी दें। एक सीपी में कितने न्यूक्लियस डाले जा सकते अब हैं? दो डालने से जब आप स्टार्टअप कर रहे हैं, जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो आप 2 डालिए। अच्छा, ठीक है। और आपको अगर एक्सपीरियंस हो गया है, 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप 2 से ज्यादा भी 4 तक भी डाल सकते हैं। अच्छा, 4 तक अधिकतम हाँ, एक हाँ, सीप में आप न्यूक्लियस हाँ, डाल सकते हैं। बिल्कुल। फिर सेम सर्जरी आप दूसरी साइड करें। को आप हाथ से भी डाल सकते हैं। ये इतना अच्छा, लेकिन ये सिंपल अनुभव के आधार पर हो। ये इतना सिंपल टेक्निक है कि इसमें आपको मतलब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं। जी। ऐसे डाल लीजिए। बिल्कुल, एक कौशल है जिसका आना जरूरी है और वो हफ्ते भर के प्रशिक्षण से मेरे ख्याल से वो आसानी से ये कौशल में कोई भी पारंगत हो सकता है। जी, सावधानी पूर्वक इसको निकाल दीजिए। अच्छा, ये आपका सर्जरी हो गया डिजाइनर मोती को। जी। इसके बाद जो है से इसको हम बैग में डालते हैं। और किसी भी तरह के बैग में कुछ खास इसमें भी ध्यान रखने की जरूरत है? बैग हम लोग एक नायलॉन बैग बनाते हैं। अच्छा, उसमें 13x12 सेंटीमीटर का एक बैग में हम 2 मोती डालते हैं। अच्छा, और उसको हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ये जो शल्य क्रिया किया है उसके बाद भी कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जी, जो कुछ इंजरी हो गया या आप मैं बोला कि धैर्य चाहिए। जी, जी, सपोज दैट कुछ इंजरी हो गया तो उसको घाव को मतलब जो इंजरी है उसको भरने के लिए हमको 5 से 7 दिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में रखते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव केयर समाप्त होने के बाद आप उसको तालाब में ट्रांसफर कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो शल्य क्रिया के बारे में तो हमने देख लिया है, लेकिन जयशंकर जी हमें बताएं कि कुछ बातें जो शैलेश जी ने बताई है कि शल्य क्रिया के दौरान किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किसी तरह की इंजरी यानी कि चोट यानी सीप को जो नुकसान न पहुंचे इसके लिए किन बातों का ध्यान? सुनिए, हमको ऑपरेशन करने से हम आईसीयू में डालता है। जी, आईसीयू में ऐसा हमारा जो सीपी को भी बहुत केयर लेना पड़ता है इसके बारे में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स दे सकता है। अच्छा। और जो तालाब में हम इसको रखता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर में, वो तालाब में उसको खाने के लिए उसको प्लैंकटन मिलना है।
प्लैंकटन प्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए, और उसकी पीएच, अल्कलिनिटी, बहुत सारा जो एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है पानी की, उसको में हमको ध्यान लेना पड़ेगा जी। नहीं तो रिजेक्शन हो सकता है। अच्छा, ठीक है, और उससे जो सीप है वो बर्बाद हो सकता है। नीना जी, जैसे कि जयशंकर जी ने बताया है कि सीप को भी खाने के लिए कुछ खुराक चाहिए, वो क्या खुराक है, उसकी व्यवस्था किसान किस तरह से करें? एक्चुअली सीप को हम उसको एक्चुअली बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो पानी में, तालाब में होते हैं, एंड जू प्लैंक्टन, ये दोनों तो वो आमतौर पर ही तालाब में उगाने वाले जो तालाब पौधे में हैं होती वही है। होते हैं। एंड उसको कैसे हम करते हैं, यूरिया या गोबर और सुपर फॉस्फेट डाल के ये बनाते हैं। अच्छा, तो इसको एक किसान जब मछली को खाना देता है तालाब में, ये सब बहुत जरूरी है डालने के लिए। जी। वन सेम फीड इसके लिए भी, आपकी सीपी के लिए भी ये है, प्रयोजक है, सेम थिंग। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उसके सिवा हमारा उसकी जो फीड है उसके ऊपर आपका वो शाइनिंग जो कोटिंग आती है वो बहुत डिपेंडेंट भी है। अच्छा, इस खुराक के ऊपर जो चमक है सीप की, मोती की, वो बहुत ज्यादा निर्भर करती अब है। उसको मिक्स कल्चर करने से उसका ग्लेज ज्यादा बढ़ता है। आप एक टाइप का खाना, जैसे हम एक टाइप का खाना खा के उब जाते हैं, उनका भी वही होता है। ठीक है। तो उनको मिक्स्ड ये देना चाहिए, जू प्लैंक्टन एंड फाइटोप्लैंक्टन। यहाँ पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि हम जैसे बात करते हैं कि मछली पालन के साथ भी हम मोती की खेती कर सकते हैं, तो मछलियों के लिए भी हम कुछ खुराक देते हैं, तो क्या उन खुराक से मोती की खेती को किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचता है, या फिर एक ही खर्चे में दोनों का काम चल सकता है? नहीं, ये बिल्कुल एक ही खर्चे में दोनों का काम चल जाएगा। अच्छा। लेकिन उसका कुछ स्पीसीज है मछली का जो इसके साथ ज्यादा अच्छे होते हैं। अच्छा। वो जैसे कि मगरमच्छ, व्हाट मुरेल बोलते हैं अच्छा, उसको। मुरेल, ठीक है। मुरेल बोलते हैं, एंड एनाबस स्पीसीज है। अच्छा, वो सब इसके साथ अच्छे आते हैं। अच्छा। मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपने बहुत ही सुंदर मोती यहाँ पे कई रखे हैं और वो अलग अलग आकार में नजर आ रहे हैं, जरा हमें इसके बारे में बताएं आप। ये सब जैसे कि पहले सर ने बताया, ये सब डिजाइनर पर्ल्स हैं। अच्छा, इसको हम जो अभी श्वेता जी ने डिजाइनर न्यूक्लियस डाला, क्या ये उसी से इस तरह से तैयार होता है? उसी मेथड से ये तैयार होती है। ये इसकी प्रत्यारोपण करने के बाद करीब 1 साल के ऊपर ही, 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के अंदर ही आपका ये निकलता है मोती। अच्छा, जो आमतौर पर गोल मोती जो आमतौर पे पाए जाते हैं, उसे तैयार होने में और इसे तैयार होने में क्या अलग अलग वक्त लगता है? हाँ, गोल मोती वो आपको 18 महीने से ज्यादा लगता है। अच्छा, इसको आप करीब 1 साल से 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा। एंड गोल मोती 2-3 साल में उसका लस्टर ज्यादा आते हैं। अच्छा, तो बाकी हमने प्रीफर क्यों नहीं किया गोल मोती, बिकॉज इंडिया मार्केट में पूरा आपका चाइनीज का मोती फ्लडेड है। अच्छा। और हम चाइनीज के जो ये सिप्पी होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है। और एक सिप्पी में आपको करीब 50 मोतियां मतलब निकलेंगे। लेकिन हमारे जो भारत में जो है सिप्पी, वो माने दो ही, ज्यादातर आप 2 ही कर सकते हो। ठीक है। गोल वाले। अच्छा। प्रत्यारोपण 2 ही कर सकते हो। तो इसीलिए हम उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे इतना प्रोडक्शन ये में। अच्छा। क्योंकि उनकी सीपी की साइज बहुत बड़ी है। अच्छा, उनकी सीपी की साइज बड़ी होती है, आकार बड़ा होता है, इसीलिए वो ज्यादा तो हमें कुछ और उपाय निकालना होगा ताकि हमें जो है लाभ ज्यादा मिले। तो नहीं, डेफिनेटली अगर मे बी अगर भारत सरकार कुछ स्टेप्स ले, हम चाइना से कुछ स्पीसीज लाके खुद ब्रीड करें, ठीक है, थ्रू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, वो अगर लाके ब्रीड करते हैं, फिर बाकी सब फार्मर्स वहां से ले सकते हैं, ठीक है, तो वो तो काफी लाभदायक होगी। तो सरकारी मदद की आपने बात की है कार्यक्रम में। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह की सरकारी मदद है जो किसानों को मिलती है, सब्सिडी, अनुदान वगैरह की क्या व्यवस्था है, क्या कुछ योजनाएं हैं कि नहीं, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें हमारे साथ। आस्था के सागर में हो जाएं सराबोर, प्रभु की अनुकंपा से बंधे जीवन की डोर, सफल और सार्थक बनाएं अपना जीवन, आशा और विश्वास जगाए जीवन दर्शन, रोजाना सुबह 6 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है?
इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। कब बढ़ेगा दलहन तिलहन का भाव? सब्जियां दिखाएंगी कब तक ताव? मसालों की मंडी में कैसी है बयान? कब गरमाएगा गेहूं का बाजार? कहां बिकेगा अच्छे भाव में धान? मंडी खबर में ऐसे हर सवाल पर ध्यान। सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे देखें दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विचार विमर्श और धनतेरस के इस मौके पर आज हम बात कर रहे हैं मोती की खेती के बारे में। आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जयशंकर, हमें बताएं, ब्रेक पर जाने से पहले हमने सरकारी मदद की बात की थी, हमें थोड़े विस्तार से बताएं कि किस तरह की सरकारी मदद, सब्सिडी, अनुदान के रूप में किसानों को मिलता है कि मोती की खेती के लिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये मोती उत्पादन एक नया संरंभ है जी। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस अभी तो हो रहा है। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि कर्नाटका स्टेट में अभी एक पॉलिसी हो गया है कि उन्होंने मदद कर रहा है। अच्छा। लोगों को जो किसानों को जो मोती उत्पादन करने के लिए मदद कर रहा है और बहुत सारा राज्यों ने आगे आएगा, फ्यूचर में भविष्य में आ जाएगा, हम सोच रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आत्मा उनको सब्सिडी दे सकता है और गवर्नमेंट की सब्सिडी मिलने से बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। तो इसकी अवेयरनेस सहारा मिल जाता है। सो इसकी अवेयरनेस स्लोली आ रहा है। ठीक है। तो हमारा उम्मीद है कि मे बी 5 साल में 10 साल के अंदर में बहुत सारा लोग आगे आएगा मोती उत्पादन करने के लिए। बिल्कुल। तो अभी इस ओर रुझान किसानों का बढ़ रहा है, जागरूकता की अभी और जरूरत है और जैसे जैसे और किसान जुड़ेंगे तो और मदद की उम्मीद हम कर सकते हैं। नीना जी, जैसे जैसे व्यावसायिक लाभ होगा वैसे वैसे ही तो किसान इसमें जुड़ेंगे। तो ऐसे में आप हमें बताएं कि किसान को मोती की खेती से ज्यादा मुनाफा मिले, इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? जैसे हमने देखा यहाँ पे कुछ डिजाइनर मोती जो है आपने तैयार किया है, तो जो आमतौर पर मोती मिलते हैं उससे जाहिर तौर पे इसमें ज्यादा उनको भाव मिलता होगा, बाजार भाव। और क्या कुछ किया जा सकता है? एक्चुअली इसकी जो सीप है ये तो मोती बन जाती है। बाकी जब हम इसको कटिंग कर लेते हैं मोती का ये बाकी शेल्स हम उसको हैंडीक्राफ्ट आइटम में भी बना सकते हैं। बिल्कुल। तो उससे भी किसान को बहुत सारे लाभ हो जाएंगे। इसकी बहुत सारी क्वालिटीज होते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ट्रिपल ए, ऐसे सब होते हैं, ग्रेड बी, ग्रेड सी। तो बाकी जो लो क्वालिटी की सीप, जो मतलब पर्ल्स निकलेंगे मोती, उसको फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं। अच्छा। एंड इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ऑल्सो। अच्छा, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं, मतलब इसके बहुत सारे मुनाफे हैं, हर चीज के मुनाफे। ये मोती का जो इस्तेमाल है वो आभूषण के तौर पर तो है ही, औषधियों के लिए भी है। अब बेहतर किसान के लिए क्या होगा कि वो औषधि के लिए अपने जो मोती है उसे बेचे या फिर आभूषण के लिए? ज्यादा मुनाफा किसमें है? आभूषण के लिए? आभूषण के लिए जी, आभूषण के लिए है। मैं इसीलिए बता रही थी कि ये वेस्ट भी नहीं जाएगा, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो यानी कि हमने मोती जो है उससे तो लाभ किसान ले ही सकते हैं और उसके सीप से भी ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सकता है। हमें यहाँ पर श्वेता जी ये बताएं कि असली नकली मोती के बारे में भी हम सुनते आए हैं। जाहिर तौर पर अच्छी जितनी गुणवत्ता होगी मोती का तो उसका भाव भी वैसा ही मिलेगा। पहचान कैसे की जा सकती है असली नकली मोती? मोती ज्यादातर मतलब 3 प्रकार की होती है। जैसे हम बोलते हैं पहले जो कल्चर नेचुरल पल होता है, फिर कल्चर पल होता है और आर्टिफिशियल पल होता है। नेचुरल पल जो नेचुरली बनता है, यानी प्राकृतिक से, जैसे कुछ कण मोती सीपी के अंदर कुछ कण घुस जाता है तो उसके ऊपर वो कोटिंग का डिपोजिशन कर देता है और वो एक इरेगुलर शेप का एक पल बन जाता है। लेकिन जो आर्टिफिशियल पल है वो ज़्यादा मोती ही नहीं है, वो क्या होता है, कुछ बीड्स लेते हैं, उसके ऊपर आर्टिफिशियली वो कोटिंग, लस्ट्रस कोटिंग दे देते हैं और वो हमें मोती लगता है। अच्छा। और तो वो किसी भी चीज का हो सकता है। वो कोटिंग मतलब आजकल सर हर चीज का नकली आ रहा है, तो उस हिसाब से वो क्या होता है, अगर हम कोई पिन से या किसी से अगर ऐसे खुरीदेंगे तो वो उसका वो लस्टर निकल जाता है। लेकिन जो नेचुरली बना होता है उसके ऊपर हम कोई ऐसे नहीं कर सकते कुछ ऐसे। और जो डिजाइनर मोती यानी जो कल्चर पल है, डिजाइनर पल जो बना रहे हैं, उसमें हम हमारे हिसाब से अपनी मनमर्जी हिसाब से हम शेप का निकाल सकते हैं डिजाइनर पल। अच्छा,
ठीक है, लेकिन वो उसमें भी पहचान यही है कि कोई ऊपर से परत ना निकले। परत अगर ना आप उसको निकलेगा, खुरचते हैं तो उसके अगर हम कल्चर्ड है नहीं उसके हम पिन से या किसी से नहीं खुरेद नहीं सकते जी, जो नेचुरल है। जी बिल्कुल, तो ये तो असली नकली मोती की पहचान हुई। शैलेश जी, अब आप हमें ये बताएं कि हमने पूरी चर्चा कर ली कि किस तरह से मोती की खेती की जाए, किस तरह से लाभ है, लेकिन क्या कुछ समस्याएं हैं जिसका सामना किसानों को करना पड़ता है मोती की खेती अगर करें तो? क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं कि बहुत पुराना ये व्यवसाय नहीं है, अभी शुरू ही हुआ है, तो किस तरह की समस्याएं आ सकती है किसानों के सामने? किसानों को मोती पालन के लिए सबसे पहले आपका सीपी का आइडेंटिफिकेशन, सही सीपी की पहचान, वो अच्छा। बहुत जरूरी है। अच्छा। मोती पालन में ऐसा नहीं है कि कोई भी सीपी आप लीजिए उससे आपका मोती बन जाएगा। अच्छा। तो और उसका जो साइज भी है इम्पोर्टेंट, जो है हम 8 से 10 सेंटीमीटर के साइज का, अगर आप छोटा सीपी यूज करेंगे तो आपका मोती नहीं बनेगा। अच्छा। तो साइज भी इम्पोर्टेंट है। और जो सीपी में मदर और पर्ल लेयर वो पूरा लस्चरस रहता है, उसी में आपका अच्छी क्वालिटी की मोती का उत्पादन होगा। अच्छा। एक ये जो है सो एक आपका सफल मोती कृषि के लिए ये सबसे पहला स्टेप। जी। उसके बाद जो है सो आपका न्यूक्लियस है, सही न्यूक्लियस की पहचान। जी। ये न्यूक्लियस आपको बायोकम्पेटेबल होना चाहिए। ये नहीं कि कुछ किसान जो है जिनको इधर उधर से जानकारी लेके वो कुछ भी मटेरियल अंदर डाल देते हैं। अच्छा। कुछ किसानों ने हमको बताया कि वो पत्थर भी डाल देते हैं। अच्छा। तो उन्हें लगता है कुछ भी अगर दे दे सीप के अंदर तो उसके अंदर उसके ऊपर परत जमती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, वो आपको न्यूक्लियस एक स्पेशलाइज्ड न्यूक्लियस बनाना पड़ेगा आपको। और उसके बाद जो है सो आपका आहार भी है। आहार को जो जब आप मोती कृषि करते हैं तो सीपी के आहार पर विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। जो ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी जो है, या स्पाइरुलिना भी है, स्पाइरुलिना को भी आप आहार के रूप में यूज कर सकते हैं। आप आम बोलचाल की भाषा में हमारे किसानों को बताएं कि वो आहार किस तरह से तैयार कर सकते हैं सीप के लिए। आहार के लिए आप जो आप एक छोटे से टैंक में 200 लीटर के टैंक में आप उसको गोबर, यूरिया और सुपर फास्फेट और पानी, ये 3 चीज मिला के, और उसमें आपको जो कल्चर है, जैसे हमको क्लोरेला है, ब्लू ग्रीन एल्गी है क्लोरेला, वो भी एक इम्पोर्टेंट एल्गी है सीपी के लिए। तो उसमें क्लोरेला को थोड़ा सा इनोकुलम डालने से आपको 7 से 8 दिन के अंदर आहार तैयार हो जाती है। अच्छा। उसको आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, वीकली। जयशंकर जी, आपने कई किसानों को प्रशिक्षण दिया है सीफा के जरिए से, किस तरह की समस्याएं हैं जो लेकर किसान आते हैं आपके पास? नहीं, सबसे पहले हम उनको बता रहा है कि ये इतना आसानी काम नहीं है, तो उनको तो बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है जी। तो कोई किसान ऐसा होता है कि वो ज्यादा फोकस नहीं होता है। अच्छा। तो उनको प्रॉब्लम होता है। मगर जितना जो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो एक एंटरप्रेन्योर है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर डॉक्टर नीना सिंह यहाँ पे चर्चा में भाग लिया है, तो उनकी जैसा बहुत सारा जो एंटरप्रेन्योर्स है, उन्होंने बहुत फोकस होके आम तोड़ के काम करता है, उनको बहुत सारा फायदा मिलता है। तो मेरा जो साथी डॉक्टर शैलेश ने आपको बताया है कि क्या क्या उसको ध्यान लेना है, तो ये सब हम उनको बता रहा हूँ। तो इसकी अवेयरनेस होने से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा। तो हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट हम जितना सारा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम दे रहा है, हम कोशिश कर रहा है कि एक फीडबैक लेने के लिए भी कोशिश कर रहा हूँ। फीडबैक में हमको पता है कि कम से कम 50% लोग बहुत खुशी है। अच्छा। तो बाकी लोग जो मिस्टेक जो कर रहा है उनको भी हम बता रहा हूँ कि क्या क्या मिस्टेक वो कर रहा है, क्या क्या कैसा उसको मिटाना है उसके बारे में। तो उनसे भी जानकारी ली जाने की कोशिश सीफा के जरिए होती है कि किसानों को क्या परेशानी आ रही है, उसे दूर करने की कोशिश भी हो रही है। नीना जी, यहाँ पर आप एक सफल उद्यमी के तौर पर हमारे सामने हैं और कई किसान जो है वो प्रेरणा लेंगे आपसे। आप अपने अनुभव से चलते चलते कुछ सुझाव किसानों को दे जो मोती की खेती करना चाहते हो। ये हम तो चाहते हैं सभी करें, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत कैपेसिटी है, मतलब हम इतने सिप्पी मिलते हैं, सभी आ सकते हैं और मोती की खेती कर सकते हैं। और मतलब आगे चल के उनको बहुत लाभदायक होगा। एंड लेकिन थोड़ा वो धैर्य लेके करें और ठीक से करें, ठीक उपाय से करें। कोई जल्दीबाजी में ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर हम सब मिलके, सब किसान भाई मिलके
इसकी पैदावार कर सकते हैं तो होता है, मतलब हमको बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी ताकि हमारे असली मोती मिले। क्योंकि हमारे जो मार्केट्स में है लोग सोचते हैं ये असली मोती है, अच्छा। लेकिन ज़्यादातर पर अराउंड 60-70% असली मोती नहीं है, क्योंकि हर असली मोती में उसकी कोटिंग जो होती है, बाहर की कोटिंग वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। लेकिन आप कभी भी मार्केट में खरीदोगे सब प्लेन लगेंगे, सेम साइज लगेंगे। अच्छा। कभी मोती का साइज सेम आपको नहीं मिलेगी। हर मोती की पीसेस सेम नहीं होंगी, हर मोती की कलर सेम नहीं होंगी। ये है मेन पहचान। उसके जो बाहर के खुरदरे पूरा रहते हैं, रफ सरफेस थोड़े रहते हैं। अच्छा, खुरदरा रहता है। ठीक है। एंड आप अगर मार्केट से मतलब जो भी देखोगे पूरा पॉलिश्ड है, तो इसको हम दांत से भी ये करते हैं। दांत के ऊपर आप अगर वो उसको घिसेंगे तो वो रफ जो लगेगा एंड इट्स नेचुरल, मतलब कल्चर्ड, ओरिजिनल। एंड जो स्मूथ लगेंगे उनको पता चल जाए पक्का ये है, डुप्लीकेट है। यानी कि आप के कहने का मतलब है कि जब बड़े पैमाने पर आयात हो रहा है यहाँ पे मोती का, और बहुत सारी जो मोती है वो कल्चर्ड में जिस तरह से, मतलब कि और प्राकृतिक मोती जो है वो जितना ओरिजिनल होता है, यानी कि वो असली होता है, वैसा नहीं है, नकली मोती की भरमार है। तो ऐसे में इसकी संभावना ज्यादा है किसानों के पास कि उसकी खेती करें तो उसका लाभ उनको मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। एंड हम सभी किसान भाइयों को अनुरोध भी करेंगे, जो आप लोग भी आके इसको अपने खेती कीजिए और एक बार कोशिश तो कर सकते हैं हम लोग। पहले हो सकता है पहले बार आप सफल ना हो, लेकिन दूसरे बार आप जरूर सफल होंगे। जी बिल्कुल। और आप सभी मेहमानों ने यहाँ पर चर्चा में हिस्सा लिया और बहुत अच्छी जानकारी दी है मोती की खेती के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से बात निकल कर आई है कि जो मोती की खेती है उसमें अपार संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि जो मांग है वो काफी ज्यादा है, उसके अनुसार आपूर्ति अब भी नहीं हो पा रही है। इसीलिए जो किसान है वो पारंपरिक खेती के साथ साथ अगर विविधीकरण के तौर पर मोती की खेती को भी समावेश कर लेते हैं अपनी खेती में, तो वो उससे बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। धनतेरस के इस अवसर पर आप सभी को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।